हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट 2 से 42 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रोजेक्ट साइकिल। तो प्रोजेक्ट साइकिल टॉपिक आपने जो है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूनिट 2 में पढ़ा होगा। तो उसमें आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट रेटिंग या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो पहला स्टेप क्या होता है किसी प्रोजेक्ट साइकिल का? तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज इन द इन्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आर। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्वायरमेंट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑप्शन है 5 ईयर प्लान्स, ऑप्शन डी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 5 ईयर प्लान से भी आपको प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का मिल जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहीं पर फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है इन्वायरमेंट में कि आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर सकें। प्रोसेस टू एक्सेस ईच प्रोजेक्ट आइडिया एंड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस टू एक्सेस द ईच प्रोजेक्ट आइडिया एंड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट सिलेक्शन या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्ट रेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो प्रोसेस टू एक्सेस ईच प्रोजेक्ट आइडिया एंड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन। तो जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होता है किस पे बेस होता है? ऑप्शन ए बेनिफिट पे, ऑप्शन बी फिजिबिलिटी पे, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव पे या फिर ऑप्शन बी डी ए एंड बी दोनों पे डिपेंड करता है जो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी कि बेनिफिट और फिजिबिलिटी दोनों पे ही प्रोजेक्ट का सिलेक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग इरेडिकेशन व्हेन देन इट इज़ रिकमेंडेड टू कंसंट्रेट ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आइडियली। कि इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग इरेडिकेशन, अगर यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, देन इट इज़ रिकमेंडेड टू कंसंट्रेट ऑन स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करें। तो आइडियली कितने? 1 प्रोजेक्ट एट ए टाइम, ऑप्शन बी 2 प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी 3 प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन डी 4 प्रोजेक्ट एट ए टाइम, यानी एक ही टाइम पे कितने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है तो फिर आपको जो है स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट नॉर्मली आइडियली 1 प्रोजेक्ट एट ए टाइम पे, एक टाइम पे वो एक प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कंसंट्रेट ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अंटिल द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड। कंसंट्रेट ऑन स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, आपको स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए जब तक कि आपके पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में है उन्होंने डेवलप कर लिया हो। नीचे में से कौन सा चीज़? स्किल्स, एक्सपीरियंस, बिहेवियर या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनके अंदर वो डेवलप हो गई हो, तो फिर आप जो है आगे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी ए एंड बी, स्किल और एक्सपीरियंस ये दोनों जरूरी है, तभी आप लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को डील कर सकते हैं। तो स्किल और एक्सपीरियंस जैसे ही हो जाए उसके बाद आप फिर लार्ज नंबर पे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप स्मॉल नंबर प्रोजेक्ट ही चूज करिए। नेक्स्ट है द बेनिफिट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट सिलेक्शन आर। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन को कंप्लीट करने का जो बेनिफिट हो क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट एंड डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ऑफ व्हाई ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज सिलेक्टेड, ऑप्शन बी ए प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर प्रोजेक्ट दैट टेक्स इनटू अकाउंट देयर इंपॉर्टेंस एंड हाउ अचीवेबल द प्रोजेक्ट इज, ऑप्शन सी है ओनली बी, यानी कि जो बी ऑप्शन है वाला ही सिर्फ सही है, या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। तो बेनिफिट ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो कंप्लीट कर लेते हैं स्टेज, उसका बेनिफिट क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ, यानी कि ट्रांसपेरेंट एंड डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ऑफ व्हाई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज सिलेक्टेड ये भी पता चल जाता है, और ऑप्शन बी ए प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रोजेक्ट दैट टेक्स इनटू अकाउंट देयर इंपॉर्टेंस एंड हाउ अचीवेबल द प्रोजेक्ट इज ये भी पता चल जाता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड बी इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, यानी कि हु शुड बी इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व होने चाहिए? एजेंसी मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द, यानी कि ऊपर के तीनों ही प्रोजेक्ट सिलेक्शन में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होता है तो उसमें कौन इन्वॉल्व होना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। एजेंसी मैनेजमेंट भी होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स भी होने चाहिए जो उससे रिलेटेड है, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, आपको नीचे 4 चीज़ें बताई गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। नीचे देखिए ऑप्शन में से नहीं होती है इन्वॉल्व। ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है इवैल्यूएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है सेलेक्टिंग सैम्पलिंग टेक्निक, ऑप्शन डी है सिलेक्शन एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही होगा अगर आपने प्रोजेक्ट साइकिल अच्छे से पढ़ा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सेलेक्टिंग सैम्पलिंग टेक्निक। ये स्टेप जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है।
नेक्स्ट है सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस इज, सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का वो क्या होता है? ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इवैल्यूएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन सी सिलेक्शन एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, या फिर ऑप्शन डी रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल पार्ट जो बताना है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इवैल्यूएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट सिलेक्शन वी नीड टू रेगुलरली डू फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट इफ दे आर स्टिल इन लाइन विथ आवर स्ट्रेटजी। तो नीचे 4 चीज़ें दी हैं, 4 स्टेप दिए हैं, तो उनमें से कौन सा स्टेप है जो कि आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए? आफ्टर द प्रोजेक्ट सिलेक्शन वी नीड टू रेगुलरली डू फॉलोइंग एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को आपको रेगुलरली करते रहना चाहिए जिससे कि आपको ये चेक कर सके कि स्ट्रेटजी स्टिल इन लाइन है, यानी कि जिस तरीके से आपने सोचा था उसी तरीके से चल रही है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट होगा, इवैल्यूएशन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट होगा, सिलेक्शन एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट होगा, या फिर ऑप्शन डी रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट होगा। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद का है, देखिए लिखा है आफ्टर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद का वो कौन सा स्टेप है जहां पे वो एक्टिविटी हमेशा फॉलो करनी चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट को हमेशा कंटिन्यूसली जो है रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ जिस स्ट्रेटजी से आपने कोई चीज़ बनाई थी वो ऑलरेडी उसी स्ट्रेटजी पे चल रही है। Methodology used by capital projects to measure the degree of scope of definition, identifying gaps and take appropriate action to reduce risk during front end planning। तो आपको बताना है वो कौन सी मेथोडोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, जिसमें हम मेजर करते हैं स्कोप ऑफ डेफिनेशन, आइडेंटिफाइंग गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं और अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं जिससे कि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें। तो वो कौन सी चीज़ कहलाती है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स PDRI, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, या फिर ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो आपको पता होगा कि जिसमें हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ स्कोप ऑफ डिफिनेशन, आइडेंटिफाई गैप करते हैं, गैप को आइडेंटिफाई करते हैं और अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, तो उस सेशन क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स PDRI। यूजिंग द PDRI मेथोडोलॉजी वी हेल्प योर प्रोजेक्ट टीम इम्प्रूव। तो हम जब PDRI मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम किस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट में, आपको बताना है। ऑप्शन ए स्कोप डेफिनेशन को, ऑप्शन बी बेटर अलाइंड को, ऑप्शन सी प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी ऑन आइडेंटिफाई कैप्स में, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों में। तो अभी जस्ट आपने पीछे क्वेश्चन देखा थी, तीनों चीज़ें जो ऑप्शन ABC है वहाँ पे थी। तो PDRI मेथोडोलॉजी इन तीनों में यूज़ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इंडस्ट्री वैलिडेटेड PDRI टेम्पलेट्स दैट आर ईच फोकस्ड ऑन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर एक्सेप्ट। तो आपको नीचे 4 इंडस्ट्री सेक्टर्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है PDRI टेम्पलेट, इंडस्ट्री वैलिडेटेड PDRI टेम्पलेट नहीं है। तो ऑप्शन है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन डी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। तो कौन सा इंडस्ट्री वैलिडेटेड PDRI टेम्पलेट नहीं है, तो आपको वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। ये इंडस्ट्री वैलिडेटेड PDRI टेम्पलेट नहीं है, बाकी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये तीनों ही हैं। क्वेश्चन है, कंपनीज यूज विच एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ मच कंज्यूमर डिमांड एग्जिस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। कंपनीज यूज विच एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ मच कंज्यूमर डिमांड एग्जिस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा एनालिसिस है जो कि कंपनी यूज़ करती हैं जिससे कि पता चलता है कि कंज्यूमर डिमांड कितना है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। ऑप्शन है सर्विस डिमांड एनालिसिस, ऑप्शन बी मार्केट डिमांड एनालिसिस, ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एनालिसिस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऊपर के तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मार्केट डिमांड एनालिसिस। ये टेक्निक जो यूज़ किया जाता है जिससे कि हम कंज्यूमर डिमांड कितना है मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उसको समझते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस एग्जिस्ट इन द बिजनेस साइकिल इज आर। तो बिजनेस साइकिल में जो स्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एमर्जिंग स्टेज है, प्लेट्यू स्टेज है, डिक्लाइनिंग स्टेज है, या फिर ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों ही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही स्टेज जो है बिजनेस साइकिल में आते हैं, एमर्जिंग, प्लेट्यू एंड डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1 है मार्केट इन द इमर्जिंग स्टेट इंडिकेट हायर कंज्यूमर डिमांड एंड लो सप्लाई ऑफ करंट प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है द प्लेटू स्टेज इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ द मार्केट वेयर द सप्लाई ऑफ गुड मीट करंट डिमांड मार्केट डिमांड। और स्टेटमेंट 3 है डिक्लाइनिंग स्टेज इंडिकेट लैगिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड्स और सर्विस सप्लाइड बाई बिजनेस। तो अगर आपने बिजनेस साइकिल सही से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये तीनों स्टेटमेंट उसमें दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, यानी कि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, बाकी 1 और 3 सही है। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, यानी कि स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, बाकी 1 और 2 सही है, या फिर ऑल आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट।
नेक्स्ट है द स्टेज इन बिजनेस साइकिल इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ द मार्केट। द स्टेज इन बिजनेस साइकिल इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ द मार्केट वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स मेट करंट मार्केट डिमांड। तो आपको बताना है कि बिजनेस साइकिल को कौन सा स्टेज जो कि ब्रेक इवन लेवल है मार्केट का, जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स वो करंट मार्केट डिमांड से बराबर हो जाती है, मीट करती है। ऑप्शन है डिक्लाइनिंग, ऑप्शन बी प्लेटू, ऑप्शन सी इमर्जिंग या फिर ऑप्शन डी है इवैल्यूएशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी प्लेटू। प्लेटू एक ब्रेक इवन लेवल ऑफ द मार्केट होता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मैच करते हैं। Method in which questions are individually asked from a group of experts to obtain their opinions on demand for product in future. These questions are repeatedly asked until a consensus is obtained. तो कौन सा मेथड है वो आपको बताना है कि कौन सा मेथड है जिसमें क्वेश्चन जो है इंडिविजुअली आस्क किए जाते हैं ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से, जिससे कि ओपिनियन और उनका निकाला जा सके। तो ऑप्शन है क्वेश्चन मेथड, ऑप्शन बी है सर्वे मेथड, ऑप्शन सी है डेल्फी मेथड या फिर ऑप्शन डी है मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं जिससे हम उनसे कंटिन्यूसली इंडिविजुअली जो है क्वेश्चंस आस्क करते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं, और उनसे तब तक हम ओपिनियन लेते हैं जब तक कि कंसेंसस जो है वो ऑब्टेन ना हो जाए। नेक्स्ट है द मोस्ट क्लासिकल मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल थ्रू टाइम। द मोस्ट क्लासिकल मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल थ्रू टाइम। दिस मेथड रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम सीरीज डेटा। तो आपको बताना कौन सा मेथड है वो, द ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर डेल्फी मेथड। ठीक है, द मोस्ट क्लासिकल मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग है वो जिसमें कि मूवमेंट ऑफ वेरिएबल थ्रू टाइम पे फोकस किया जाता है, कंसर्न के होता है उसमें। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है द ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड आर एक्सेप्ट, नीचे जो है आपको बताना है कि कौन सा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड नहीं है। ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, बॉक्स जेनकिन मेथड या फिर रिग्रेशन एनालिसिस। इनमें से कौन सा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन इज रिग्रेशन एनालिसिस। इनवेटिएबल इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स। तो आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिए गए में से चारों में से इनवेटिएबल है, अनअवॉइडेबल है। तो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट, सर्वे या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज, सबको पता है कि रिस्क क्या है, रिस्क अनअवॉइडेबल है, इनवेटिएबल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए रिस्क। रिस्क इज इनवेटिएबल इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू इंश्योर दैट रिस्क आर केप्ट टू ए। प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू इंश्योर दैट रिस्क आर केप्ट टू ए। जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको चाहिए कि वो क्या करे नीट को। ऑप्शन ए मिनिमल करे, ऑप्शन बी मीडियम करे, ऑप्शन सी मैक्सिमम करे या फिर ऑप्शन सी डिक्रीज करे। तो करेक्ट ऑप्शन इज मिनिमल रखे, यानी कि मिनिमम से मिनिमम रिस्क को रखे। रिस्क कैन बी मेनली डिवाइडेड बिटवीन टू टाइप्स। जो रिस्क होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसको डिवाइड किया जा सकता है टू टाइप में। पहला नेगेटिव रिस्क, मिनिमम रिस्क। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट रिस्क या पॉजिटिव इम्पैक्ट रिस्क, या फिर सी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम रिस्क, या फिर डी ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों ही सही ऑप्शन है। तो रिस्क को आप मेनली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो ऑप्शन इज बी नेगेटिव इम्पैक्ट रिस्क एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट रिस्क। नेक्स्ट है द स्टेप्स टू मैनेज रिस्क इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो नीचे आपको चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें स्टेप्स बताए गए हैं किसी भी रिस्क को इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आप बताना कौन सा करेक्ट वो है, प्रोसेस है, स्टेप्स है। ऑप्शन है पहले रिस्क क्वालिफिकेशन, फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क रिस्पांस, फिर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। या फिर ऑप्शन बी रिस्क आइडेंटिफाई करिए, फिर रिस्क रिस्पांस करिए, फिर रिस्क क्वालिफिकेशन करिए, फिर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करिए। या फिर ऑप्शन सी रिस्क आइडेंटिफाई करिए, रिस्क क्वालिफिकेशन करिए, फिर रिस्क रिस्पांस, फिर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। या फिर ऑप्शन डी रिस्क रिस्पांस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क क्वालिफिकेशन और फिर रिस्क मॉनिटरिंग कंट्रोल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर आपने पढ़ा होगा रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर रिस्क को क्वांटिफाई करो, फिर रिस्क को रिस्पांस देखो, फिर रिस्क मॉनिटरिंग और कंट्रोल करो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर कैन चूज बिटवीन द फोर रिस्क रिस्पांस स्ट्रेटजी विच आर आउटलाइंड बिलो। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो चार रिस्क रिस्पांस स्ट्रेटजी से डील कर सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा है। रिस्क कैन बी अवॉइडेड, पास ऑन द रिस्क, टेक करेक्टिव मेजर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड एक्नॉलेज द रिस्क। या फिर ऑप्शन बी रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, पास ऑन द रिस्क, टेक करेक्टिव मेजर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, एक्नॉलेज द रिस्क। या फिर सी है रिस्क कैन बी अवॉइडेड, टेक ऑन द रिस्क, टेक करेक्टिव मेजर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड एक्नॉलेज द रिस्क। या फिर डी है रिस्क कैन बी अवॉइडेड, पास ऑन द रिस्क, टेक करेक्टिव मेजर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, डू नॉट एक्नॉलेज द रिस्क। तो आपको बताना कि कौन से रिस्क फोर रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिस्क कैन बी अवॉइडेड, पास ऑन द रिस्क, टेक करेक्टिव मेजर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क और एक्नॉलेज द रिस्क। ये करेक्ट फोर रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम रिस्क। जो बेस्ट वे है मिनिमाइज करना डैमेज रिस्क से डैमेज को, वो कौन सा है? एनहेंस्ड एजुकेशन, फ्रीक्वेंट रिस्क असेसमेंट, इंटरवल रिस्क असेसमेंट, या फिर ए ऑप्शन डी है ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, सी नहीं है। तो बेस्ट वे कौन सा है मिनिमाइज करना रिस्क से डैमेज को? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ए एंड बी, एनहेंस्ड एजुकेशन और फ्रीक्वेंट रिस्क असेसमेंट। यानी कि एजुकेशन को एनहेंस करिए और रिस्क असेसमेंट को फ्रीक्वेंटली करते रहिए, तो आपका जो रिस्क से जो भी डैमेज होगा वो
मिनिमाइज किया जा सकता है। द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी पॉइंट इफ इग्नोर्ड कैन लीड टू। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता किसी पॉइंट पे, अगर किया यानी कि इग्नोर किया तो क्या होगा। ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल इफेक्ट्स होगा, ऑप्शन बी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होगा, ऑप्शन सी डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों ही इफेक्ट होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट्रीमेंटल इफेक्ट, यानी ऑप्शन बी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स जो है वो हो सकता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑप्शन ए प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, यानी कि प्रोजेक्ट रिस्क और प्रोडक्ट रिस्क दोनों ही देखना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, प्रोडक्ट रिस्क और प्रोजेक्ट रिस्क दोनों ही आइडेंटिफाई करना है। टेक्निक्स विच कैन बी अप्लाइड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिस्क इज आर, तो टेक्निक्स जिसका यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से हैं, यूजिंग रिस्क टेम्पलेट, ऑप्शन बी इंटरव्यूइंग द स्टेक होल्डर्स, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट रिस्ट्रोस्पेक्टिव्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से टेक्निक यूज किया जा सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही टेक्निक यूज किया जा सकते हैं दैट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिस्क यूजिंग रिस्क टेम्पलेट, इंटरव्यूइंग द स्टेक होल्डर्स और प्रोजेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव्स। FMEA स्टैंड फॉर, तो FMEA क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए फेल मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ऑप्शन बी फेल्योर मोड एंड इम्पैक्ट एनालिसिस, ऑप्शन सी फेल्योर मोड एंड अट्रैक्ट एनालिसिस, ऑप्शन डी फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज FMEA का फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। FMECA स्टैंड फॉर, अब आपको बताना है कि FMECA का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकली इफेक्ट, बी फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकली एनालिसिस, ऑप्शन सी फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकली अटेम्प्ट, ऑप्शन सी डी फेल्योर मोड इफिशिएंसी एंड क्रिटिकली एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस। तो ये फुल फॉर्म आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं FMEA एंड फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस FMECA आर यूज टू फाइंड। तो इन दोनों का यूज किस लिए होता है। ऑप्शन ए प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए, रिस्क को फाइंड करने के लिए, लॉस को फाइंड करने के लिए, फिर बेनिफिट को फाइंड करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज द रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए FMEA और FMECA यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग पोटेंशियल इशू दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट की बिजनेस इनिशिएटिव और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड और मिटिगेट द रिस्क। प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, तो आपको बताना कि कौन सा प्रोसेस है। ऑप्शन ए रिस्क अवॉइडेंस, ऑप्शन सी बी रिस्क रिमूवल, ऑप्शन सी रिस्क एनालिसिस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों में से कौन सा यूज किया जाता है या फिर सारे यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस वो प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग पोटेंशियल इशू दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट की बिजनेस एक्टिविटीज और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड और मिटिगेट द रिस्क। रिस्क एनालिसिस कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बताना है कि रिस्क एनालिसिस जो है वो हेल्प कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। नीचे दिए गए ऑप्शन कौन से सही हैं। हेल्प करता है आइडेंटिफाई रेट एंड कंपेयर द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, या फिर आइडेंटिफाइंग गैप इन सिक्योरिटी एंड डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप टू लिमिट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, या फिर इनहेंस कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज दे रिलेट टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों ही रिस्क एनालिसिस के यूजफुलनेस है, यानी कि रिस्क एनालिसिस ऊपर के तीनों ही ऑप्शन में हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द, जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही ऑप्शन सही है। रिस्क एनालिसिस तीनों में ही तीनों तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। स्टेप्स इन रिस्क एनालिसिस प्रोसेस इन्वॉल्व, आपको बताना है कि रिस्क एनालिसिस प्रोसेस में कौन सा स्टेप सही है। कंडक्ट द रिस्क असेसमेंट सर्वे, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, डेवलप ए रिस्क मैनेजमेंट प्लान, इंप्लीमेंट द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, मॉनिटर द रिस्क। तो करेक्ट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे स्टेजेस हैं, सारे ही क्या हैं, स्टेप्स हैं। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट सर्वे, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, डेवलप अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, फिर इंप्लीमेंट द रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटर द रिस्क। नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनाइजेशन फेस रिस्क, दीज रिस्क में बी, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को फेस करते हैं। तो ये रिस्क क्या हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, ऑप्शन बी एक्सटर्नल हो सकते हैं, ऑप्शन सी माइक्रो है, ऑप्शन बी डी ए एंड बी, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं। Inaccurate sales projection or insufficient protection of valuable assets such as inventory is the example of। तो inaccurate sale projection या insufficient projection of valuable asset जैसे कि inventory, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंटरनल रिस्क का, एक्सटर्नल रिस्क का, माइक्रो रिस्क का, मैक्रो रिस्क का। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनल रिस्क का। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर और एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर या इकोनॉमिक क्राइसिस ये किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल रिस्क का, एक्सटर्नल रिस्क का, माइक्रो रिस्क का, या फिर मैक्रो रिस्क का। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सटर्नल रिस्क का। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक इज कॉल्ड। प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक इज कॉल्ड इमिटेटिंग रिस्क, मिटिगेटिंग रिस्क, कॉपिंग रिस्क, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो करेक्ट ऑप्शन इज मिटिगेटिंग द रिस्क, प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, उसको कहते हैं मिटिगेटिंग रिस्क। नेक्स्ट है मिटिगेशन टेक्निक दैट में बी यूज्ड एंड टुगेदर फ्रॉम द टारा फ्रेमवर्क, TARA फ्रेमवर्क, तो उसमें कौन सा है टारा। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रांसफेरेंस अवॉइडेंस, ऑप्शन बी है रिडक्शन मिटिगेशन एंड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी है ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एंड बी यानी कि सी हो जाएगा। टारा, टी से ट्रांसफेरेंस, ए से अवॉइडेंस, आर से रिडक्शन मिटिगेशन, या फिर एंड ए से एक्सेप्टेंस, तो ये ही चार होते हैं। रिस्क मिटिगेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑल और सम ऑफ द रिस्क टू अनदर पार्टी, उसको क्या कहते हैं, रिस्क मिटिगेशन टेक्निक। ऐसा रिस्क मिटिगेशन टेक्निक जिसमें कि हम रिस्क क्या कहते हैं, रिस्क को इन्वॉल्व ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे थोड़ा चाहे पूरा, किसी दूसरे पार्टी में, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसफरेंस, ऑप्शन बी अवॉइडेंस, ऑप्शन सी रिडक्शन, या फिर ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। तो टर्म से ही क्लियर है, ट्रांसफर कर देते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफेरेंस। तो इस वीडियो में यूनिट 2 से इतने ही क्वेश्चन, हमने नियरली सारे टॉपिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश की है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कवर करें, क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। हमने पूछा है सीधा सीधा, इसी को लैंग्वेज चेंज करके ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ 2-3 ऑप्शन जो हमने एक्स्ट्रा लगे हैं वो उसमें की जगह कोई और ऑप्शन दे देंगे, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन नियरली सेम हो सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।